न्यूज़ 19 और AQM 24 में एडवोकेट दीपक शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा दीपक जी, आप एडवोकेट हैं और जो एक तरह से हमारी टीम का वर्क था कि आपसे आज के समय में इनकम टैक्स से बहुत संबंधित, उससे संबंधित बदलाव या जो अपडेट है वो हम जनता तक पहुंचाएं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक को थोड़ा सा अपना पहले परिचय दें और फिर इनकम टैक्स में जो बदलाव है या जो 15 जून के बाद जो जिम्मेदारी है उसके लिए कुछ बोलिए सर। पहले अपना परिचय दीजिए सर। सर, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं पिछले 10 वर्ष से टैक्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इनकम टैक्स, GST, और मेरी प्रैक्टिस नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली बेस्ड है। बाकी का जो आपने क्वेश्चन किया कि इनकम टैक्स में जो चेंजेस हुए हैं, ये हमारे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक एक्ट था जिसमें थोड़ा तेज बोलिए सर। जिसमें संशोधन करके 1925 में एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जी, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस को इम्प्लीमेंट करके नए सेक्शंस करे और बहुत सरलीकरण इनकम टैक्स किया है डिपार्टमेंट ने। बहुत सारे लिटिगेशन थे जो कम किए हैं, फेसलेस असेसमेंट किए हैं इसमें, और कर यो उसके करदाता के लिए बहुत आसान किया है टैक्स। राइट सर, 15 जून आने वाला है। जैसा कि आपने बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदारी पूर्वक करदाता को करनी चाहिए। तो अगर उसमें 5 बड़े विषय लिया जाए, मतलब 5 बड़े मुद्दे लिया जाए, तो करदाता को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सर? सर, करदाता को ध्यान रखना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम टैक्स की रिटर्न्स जी 15 जून से स्टार्ट हो रही है। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, सैलरीड पर्सन, नॉन सैलरीड पर्सन और बिजनेस पर्सन जी, उनके लिए 15 जून से स्टार्ट रिटर्न्स हो जाएंगी, और जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक सारी रिटर्न्स फाइल होनी है, जिसमें इंटरेस्ट की इनकम हो गई और अदर सारी इनकम्स हो गई। उसे कंसिडर तो कंसोलिडेटेड रिटर्न्स फाइल होनी है। उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। अच्छा, तो 31 जुलाई के पहले जो करदाता है वो अपना रिटर्न फाइल कर दे, टाइम से फाइल कर दे, नहीं तो जुर्माना भी है। हाँ, पेनल्टीज है और इंटरेस्ट है। राइट सर, जो वित्त मंत्री जो आपकी मैम हैं, उन्होंने बहुत सारे पिछले वाले में बदलाव किए, चाहे वो MSME सेक्टर हो या स्टार्टअप हो, सबके लिए वो बहुत सारी योजनाएं लेके आई थी। और लेकिन अब चूँकि हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स में जैसे कि 2 स्लैब होता है सर, 2 तरह के पैटर्न है उसमें। तो उन 2 तरह के पैटर्न के बारे में थोड़ा बताएंगे दर्शकों के लिए, बिल्कुल सरल शब्दों में? सर, 2 पैटर्न्स मतलब एक पुरानी स्लैब थी, यस, एक न्यू स्लैब थी। न्यू स्लैब में फ्लैट 12 लाख रुपए तक सैलरीड पर्सन के लिए कोई टैक्स नहीं है। हाँ, जो कि चुनाव के पहले ये ऐलान किया गया था दिल्ली में। ओल्ड स्लैब है, ओल्ड स्लैब में सारे बेनिफिट्स मिलते हैं डिडक्शंस के। उसकी लिमिट है 5 लाख रुपीज़। तो जो सैलरीड पर्सन जिसकी इनकम 12 लाख तक है, उसे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। राइट, और जो उसके ऊपर है वो जो स्लैब रेट है, हाँ, उसके ऊपर एज पर स्लैब है 12 लाख रुपए से जो भी इनकम होगी उस पर राइट 15% और 20% की टैक्स की स्लैब है। अच्छा सर, इसमें कुछ विशेष प्रावधान है जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन वगैरह हैं, या जो विकलांग लोग हैं? सर, सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट का बेनिफिट्स है, हाँ, और बाकी का सब समान रूप से सामान्य रखे गए हैं नए वाले इनकम टैक्स। अच्छा दीपक जी, आपको याद होगा हमारे भारत देश में बचत की एक बहुत बड़ी लोगों की हैबिट है, और लोग बचत भी करते थे, FD करते थे। लेकिन इस बार जैसे उनका FD है या बचत है, उसको किस रूप में कंसीडर किया जाएगा? पहले सर क्या होता था, एक सेक्शन होता था सेविंग्स का 80C जी, 80C में 1.5 लाख रुपए तक सेविंग्स का इनकम टैक्स की छूट मिलती थी। अब जो न्यू स्लैब है उसमें 12 लाख तक कोई भी डिडक्शन की छूट नहीं है। जो ओल्ड स्लैब है उसमें 5 लाख रुपए में डिडक्शन की छूट मिलती है। वो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की छूट हो गई, आपकी 1.5 लाख रुपए सेविंग की छूट हो गई, एक पेंशन स्कीम में 50,000 की उसकी छूट हो गई। कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपए तक ये स्लैब अब भी काम कर रही है। राइट सर, अब आज के डेट में इनकम टैक्स रिटर्न में भरने के लिए एक आम नागरिक को जैसे होता ना कि वो बहुत जागरूक हो, सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोग छूट जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में मतलब वित्त मंत्रालय से कुछ अपील करना चाहेंगे आप कि लोग ईमानदारी से पूरा टैक्स जमा करें, बेईमानी न करें? वित्त मंत्रालय से यही है कि जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं AIS 2AS में वो टाइमली सॉर्ट आउट हो, और जो भी डेटा डबलिंग होती है उसको ध्यान से रखकर उसमें रिपोर्टिंग हो। राइट। अच्छा, एक सवाल है, चूँकि आप इनकम टैक्स और GST दोनों देखते हैं, बस इनकम टैक्स से संबंधित एक सवाल मेरा होता कि भाई होता क्या ना कि बहुत सारे लोगों की सुनवाई पेंडिंग होती है रिटर्न से संबंधित, और वो प्रयास करते रहते हैं कि उसकी सुनवाई फेसलेस होने के बाद भी भटकते रहते हैं। तो क्या जो फेसलेस सिस्टम है वो सच में जनहित में है या इसके द्वारा थोड़ा भ्रष्टाचार बढ़ा है? ये फेसलेस का जो स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है। आप घर से ही उसका असेसमेंट करा सकते हो, टाइमली उसका रिप्लाई फाइल कर सकते हो, उसका प्रॉपर आपको समय मिलता है। वो बस यही परेशानी होती है कि आप एक टैक्स पेयर जो एक्चुअल बेसिस पर फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट समझाना चाहता है असेसिंग ऑफिसर को, वो समझ नहीं पाता है। यही लॉसेस हैं टैक्स पेयर के एंड पर कि वो बात अपनी पर्सनल रूप से नहीं रख पाने पर असमर्थ होता है, जिसका बेनिफिट ऑफ डाउट्स डिपार्टमेंट के फेवर में जाता है। अच्छा, एक बिल्कुल जनता का सवाल है। एक जनता में आम भ्रांति है कि भाई मेरा पैसा कैसा भी हो, कहीं का भी हो, अगर हम उसको ब्लैक को वाइट करना चाहते हैं तो सरकार को इतना टैक्स दे दें वो वाइट हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी बारीकी थोड़ी बताइए आप। करंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है बेनामी संपत्ति और बेनामी इनकम जी। उसे कंसिडर करने के लिए 40% टैक्स की स्लैब है और एक 50% की स्लैब है। जो भी आपके पास ब्लैक का पैसा है उसे आप डिस्क्लोज कर दो टैक्स प्लस पेनल्टीज के साथ। 50% पर वो आपका पैसा प्रेजेंशन ऑफ पर कंसीडर हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ये एक्यूरेट जानकारी ये है। एक्यूरेट जानकारी है ना। तो जैसे कुछ लोग हैं उन्होंने शो नहीं किया अभी तक, तो अगर वो शो कर देंगे तो इस रेंज में आके उनका पैसा वाइट। इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑलरेडी एक डिक्लेयर ऑफ इनकम के नाम से एक पोर्टल बना हुआ है। आप उसमें डिक्लेयर करोगे इनकम टैक्स, जो भी इनकम होगी वो आपको ऐसे कंसिडर होगी आपको। दीपक जी, बिल्कुल लास्ट सवाल है, ऐसे बात करने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। जो भी इनकम टैक्स का जो कानून है उस कानून में एज ए टैक्स एडवोकेट कुछ बड़े बदलाव की आवश्यकता आपको लग रही है आज की डेट में? जो सर बदलाव की ज़रूरत थी वो नए एक्ट में सारे कंसिडर कर लिए। ये 1961 में इनकम टैक्स एक्ट था, उसमें बहुत सारे सेक्शन ऐड किए थे, बहुत सारे हटाए थे। बट जो 2025 का जो एक्ट है वो 1 साल तक पब्लिक डोमेन में रहा। उसमें लोगों से सुझाव मांगे और जितने भी करंट की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए 2025 में जो एक्ट आया है उसमें सारी चीज़ें कंसिडर हैं, कर ली गई। अभी ऐसा कुछ नहीं है, एक्ट कर प्रेजेंट टाइम ऐसा कोई पेंडिंग नहीं है, सारे सुझाव मान लिए गए। सारे सुझाव मान लिए गए। कितना रिकॉर्ड कलेक्शन होने की उम्मीद है इस बार? सर इनकम टैक्स का लास्ट ईयर से हाई होगा क्योंकि टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी है। हाँ, और गवर्नमेंट्स ने सारी चीज़ें से इस तरीके से कैपिंग करी है कि सारा डेटा गवर्नमेंट के पास है। AIS TIS के द्वारा, AIS और TIS के द्वारा सारा कैपिटल गेंस की जानकारी सब सरकार को है, इंटरेस्ट की जानकारी सब सरकार को है। जी, तो टैक्स पेयर्स बढ़ने की संभावना है इस बार, और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा लास्ट ईयर से। बढ़ेगा ना? ओके, कुछ और बोलना चाहेंगे आम जनता के लिए? सफिशेंट। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा था। देखिए, हमारे भारत देश में ना न्यायालय को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, चाहे वो जुडिशरी हो, मतलब कोलिजियम सिस्टम हो या और बहुत सारे सिस्टम हो। क्या आपको लगता नहीं कि इस पर बस एक हल्का सा आपका एक कमेंट चाहता हूँ मैं, जबकि आप टैक्सेशन की प्रैक्टिस में है, कि कोलिजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहिए जिससे कि डायरेक्ट एज ए जज किसी का अपॉइंटमेंट हो सके? सर मेरा इस चीज़ में ये मानना है कॉलेजियम के थ्रू जो अपेक्स कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, इसमें कॉलेजियम ही बेटर है। कॉलेजियम के हिसाब से ही अच्छे एडवोकेट ही जज बन सकते हैं। और एग्ज़ाम के थ्रू उन्हें पूरी प्रोसीडिंग, पूरा लंबा समय, पूरा लंबा कैरियर, और वो जज ऐसे नहीं होते कि वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। वो अपने 10 करोड़ की प्रैक्टिस छोड़कर, 10 करोड़ 20 करोड़ की प्रैक्टिस छोड़कर एक 50 लाख रुपए की सैलरी पर कंसीडर करते हैं जुडिशरी में।
और वो उनका कैरियर भी खत्म हो जाता है, वो आगे वकालत भी नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है उससे आप मतलब खुश हैं, यही आगे होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल करेक्ट है। वो एक स्पेसिफिक 20-20, 25-25, 30-30 साल प्रैक्टिस के बाद सरकार के फेवर, सरकार के अगेंस्ट केस जीतने और हारने के परिदृश्य में वो कंसिडर होते हैं जज। राइट राइट। दीपक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर, थैंक यू।